भारतीय रेलवे हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। कहा जाता है कि भारतीय ट्रेन से ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग रोज सफर करते हैं। आज उस हिंदुस्तान के उस रेलवे के लिए बड़ा दिन है। आज रेलवे लोकार्पण और शिलान्यास का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पहले ही पीएम मोदी 504 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में 554वां अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इस कड़ी में केवल लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन होगा, बाकी 553 का शिलान्यास होगा। अमृत भारत स्टेशन की खास बात यह है कि इन्हें अगले 50 सालों के हिसाब से तैयार किया गया है। इन स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा उपलब्ध होगी। आज अमृत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल से 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि आज होने वाला लोकार्पण और शिलान्यास खुद ऐतिहासिक है और दावा है कि ये खुद में एक विश्व रिकॉर्ड है। मोदी सरकार की नजर अब रेलवे को विकास की पटरी पर दौड़ाने की है। सरकार की कोशिश रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की है। इसी के तहत सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कामों का शिलान्यास करेंगे। वहीं लखनऊ के पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 1500 रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 554 रेलवे के स्टेशन जो अमृत भारत स्कीम के स्टेशन हैं, उनका कल शिलान्यास उद्घाटन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1585 जो अपने आरओबीज हैं, अंडरपास हैं, लिमिटेड हाइट सबवेज हैं, उनका भी इनॉग्रेशन, लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। कुल जो परियोजना है टोटल भारतीय रेलवे की 41,000 करोड़ से अधिक है और ऐसा इस मैसिव स्केल पे पहली बार एक ऐसा कोई कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें देश भर से 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ये एक तरह से रिकॉर्ड होगा जिससे जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। मोदी सरकार का दावा है कि वो लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। नई परियोजनाओं के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तोहफा मिलेगा। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और कियोस्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों की सहूलियत के लिहाज से भी पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। स्टेशन के तहत हर स्टेशन पे हमारा प्रयत्न है कि लोकल जो कल्चरल इथॉस है उसको लेके हम स्टेशन का इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही अगले 50 साल के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो कि जैसे जैसे हमारे यात्रीगण बढ़ते रहते हैं उनको ना सिर्फ विकसित स्टेशन मिले बल्कि उसमें उस प्रकार की सुविधाएं मिले जो वो क्राउड पैसेंजर फुटफॉल हैंडल कर सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इन परियोजनाओं से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो तैयार रहिए, अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो आज का दिन आपके लिए वाकई अच्छी खबर लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साथ ही साथ आपको बता दें आज देश के ऐसे रेलवे स्टेशन का भी शिलान्यास होना है जो सुरक्षा और रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। यह है सिक्किम का रिंगपुर रेलवे स्टेशन। आजादी के बाद पहली बार यहां रेल पहुंचेगी। 45 किलोमीटर वाली रेल लाइन परियोजना जो है सिबोक रेंगपो को 2022 में मंजूरी मिली थी। इसके तैयार होने से गंगटोक से नाथुला सीमा तक जाने वाली जो सिक्किम चीन सीमा तक का एक मजबूत रेल नेटवर्क बन जाएगा। सरकार की ये पहल रही है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो हमारे
सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करें। और इसीलिए शायद भारतीय रेल इस वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो चीन तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाए। मैं इस वक्त सिवॉक में हूं जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से होती हुई एक रेल लाइन जाएगी रांगपो तक, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच का आखिरी स्टेशन होगा, और वहां से दूसरे फेज में गैंगटॉक तक कनेक्ट करेगा। सिक्किम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, जहां पर लोग ज्यादातर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आवाजाही के लिए। लेकिन जब ये लाइन नाथुला तक कनेक्ट की जाएगी तब पूरे तरीके से सिक्किम और चीन की जो सीमा है, जो बॉर्डर लगता है, वहां तक ये रेल लाइन होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल के अंदर हैं और आप सोचिए कि किस तरीके से काम होता है। मेरे पीछे यहाँ पर फिलहाल जो बम है वो इसमें लगा चुके हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लोजिव कहते हैं और उसको खोलना की जो काम है वो शुरू हो रहा है यहाँ पे टनल के अंदर। आप देख सकते हैं कि हम पूरे गेयर में हैं इस वक्त। हमने जूता जो यहाँ पे पहनते हैं, बूट्स वो पहने हुए हैं, हेलमेट लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए। और आपको और बताएंगे क्योंकि ये जो साइट है ये तीस्ता बाजार नामक स्टेशन के लिए साइट बनेगी और ये शायद ब्रॉड गेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो पहाड़ के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहिंदर सिंह जी हैं जो इरकॉन से हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पर संभाल रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या अभी बनना बाकी है और कैसे ये पूरा जो है अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पर पहाड़ काट के पूरा नीचे बनेगा। ये हमारा टनल नंबर 7 है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवन में 650 मीटर का कैवन है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है एडिट के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है, 2900 प्लस हमने कर दिया। ये मार्च में एक ये फेस है, P2 एंड हमारा खुल जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1 एंड खोल देंगे। उसके बाद हम लोग इसका पक्का लाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ में जहाँ कैवन पोर्शन जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आना, प्लेटफॉर्म वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे खुदाई का काम बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये रॉक स्टार्टा बहुत ही खराब मिलता है हमको। रहेगा जब यहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्टेशन बन जाएगा, सिवक से रैंगपो तक ट्रेन चलेगी और हमारे जो सैनिक हैं भारत जो आर्मी है, इंडियन आर्मी के, उनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट, क्योंकि आगे गैंगटॉक तक भी और नाथुला तक भी कनेक्ट करने की बात हो रही है अभी। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पब्लिक मूवमेंट के लिए एज वेल एज फॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल के थ्रू हो जाएगा और सिलीगुड़ी से हम विदिन 1 घंटा के अंदर हम लोग रैंगपो पहुंच सकते हैं। और गैंगटॉक तक लाइन बनेगी तो उसमें भी तो मे बी 1.5 आवर में वी कैन रीच फ्रॉम सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंचना पॉसिबल होगा फ्यूचर में। और जब हमारे पास मास मूवमेंट करना है तो ट्रेन से ही पॉसिबल है, हाईवे से नहीं होता है, हाईवे तो बंद भी हो जाता है साल में। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एंड एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक पॉइंट कंसिडरेशन, सोशल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कब तक तैयार हो जाएगा रैंगपो तक बनकर ये लाइन? ये प्रोजेक्ट हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में अगस्त तक कोशिश कर रहे हैं। हम स्टार्ट अगर ठीक रहा रोक का तो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलें काफी हैं। इरकॉन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भारतीय रेल की भी पहल है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए चीन की सीमा तक, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। पूरा जो सिलीगुड़ी इलाका है उसको सिक्किम, गैंगटॉक और आगे नाथुला तक कनेक्ट करने का। पवन कुमार के साथ तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ सिलीगुड़ी और रैंगपो के बीच से मिलन शर्मा।
धर्म और आध्यात्म की नगरी में दर्शन पूजन और पर्यटन करने के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को अब अलग अलग मंदिर और टूरिस्ट प्लेस तक जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एकमात्र सरकारी बस सेवा के जरिए काशी दर्शन आसान हो चुका है, जो सस्ती तो है ही, यात्रियों को सुविधाएं भी मुहैया कराती है। काशी विश्वनाथ के भक्तों और काशी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। वो अब ई बस से काशी दर्शन कर सकेंगे, वो भी महज 500 रुपए में। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बढ़ते पर्यटन और दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से आज एक अनूठी पहल की शुरुआत हो रही है, जिसमें काशी दर्शन नाम की एसी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और मात्र 500 रुपए देकर जो दर्शनार्थी हैं, यात्री हैं, बनारस आने वाले पर्यटक हैं, जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और इस एसी बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस बस सेवा को काशी दर्शन नाम दिया गया है। इस बस सेवा का उद्घाटन योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। बाकायदा पूजा पाठ और रिबन काट कर उन्होंने इस बस सेवा को लोगों को समर्पित किया। इस बस से भक्त काशी के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इस बस के शुरू हो जाने से श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इसके शुरू हो जाने के बाद से उनके पैसे और समय की बचत होगी। महिलाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से काशी दर्शन बस सेवा को लेकर उत्साहित हैं। तो इस तरीके की एक सेवा की जो थी यहाँ अत्यंत आवश्यकता थी, और अब जब अपने यूपी परिवहन की तरफ से ये सेवा शुरू करी गई है मात्र 500 रुपए में, बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत अच्छा है, क्योंकि अब महिलाओं में जो है अपना एकल यात्रा का जो है बहुत प्रचलन हुआ है। महिलाएं अपने ग्रुप बना करके, कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी घूम रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक, सेफ है और सरकारी सुविधा है, कम पैसे में है, तो घूमना भी आसान है और बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सब जगह ले जा रहे हैं। और ये जो सुविधा चली है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से हमारी कंपनी के गेस्ट आते हैं पर्सनल और ऑफिशियल विजिट पे, तो 1-2 दिन का समय लेके आते हैं, तो वो एक्चुअली सारे पर्यटक स्थल एक दिन में कवर नहीं हो पाते, उनको जाने की जल्दी रहती है, तो इस सुविधा का लाभ उनको मिलेगा। वाराणसी के कैंट बस अड्डे से रोजाना सुबह 8 बजे ये बस रवाना होगी, जो नमो घाट से सारनाथ, काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन और भ्रमण कराएगी। फिर शाम 6:30 बजे कैंट बस अड्डे पर दोबारा छोड़ देगी। खास बात यह है कि बस यात्रियों को टिकट ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मुहैया कराई जा रही है। इसकी बुकिंग आप हम लोगों ने ऑफलाइन तरीके से, हमारे जो कंडक्टर है जो बुक में, उसको भी ऑप्शन दे दिया कि वो भी वहाँ से बुक कर सकता है। हम लोगों ने जो हमारी काशी ऐप है, जो ऑनलाइन ऐप है, उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम लोग इसको पर्टिकुलरली हमारे पे हम लोग स्पॉट्स बना रहे हैं। जैसे हमारा स्पॉट्स है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, या जो हमारा जो नगर निगम का ऑफिस है वहाँ से भी इसको हम लोग वहाँ भी अवेलेबल करेंगे। वहाँ से भी जाके आप बुक कर सकते हैं, ऑन द बोर्डिंग आप बस में बुक कर सकते हैं। फिलहाल 28 सीटों की क्षमता वाली इस बस की शुरुआत हुई है। आगे लोगों की जरूरत को देखते हुए इस बेड़े में और भी बसें शामिल की जाएंगी। एक बस सेवा यहाँ पे शुरू की जा रही है, इसके बाद लोगों का फीडबैक देखते हुए और भी बसेस इस तरह के निकाले जाएंगे, जो काफी कम दर में लोगों को काशी दर्शन कराएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ महाकाल के दरबार में धनवर्षा लगातार हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का ये महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। बाबा के दर्शन पूजन के लिए लगातार विशाल संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का ये सैलाब यहाँ भक्ति और आस्था की नई कहानी कह रहा है। वैसे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने और बाबा की खास भस्म आरती देखने के लिए भक्तों की कतार साल भर लगी रहती है, लेकिन खास बात ये भी है कि महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इसके कारण मंदिर में आने वाले चढ़ावे में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। केवल 10 महीने में यहाँ 130 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। मंदिर के दान पात्र में जमा रकम के अलावा VIP दर्शन शुल्क
शीघ्र दर्शन शुल्क और लड्डू प्रसाद की बिक्री से मिली रकम इसमें शामिल है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में आ रहे चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम विगत 5 साल की बात करें तो ये लगातार वृद्धि हुई है। पिछले साल भी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। उसके पहले ये जो आय है वो लगभग 40-45 करोड़ थी। उसके पहले 22-23 करोड़ थी। तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों में ये काफ़ी वृद्धि हुई है। उसका बहुत बड़ा कारण महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। वर्तमान में भी लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। केवल साल 2024 के शुरुआती 41 दिनों में ही 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। शनिवार रविवार को 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि जैसे खास अवसरों पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या 7 से 8 लाख तक हो जाती है। महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात विगत 1 वर्षों में जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, निरंतर बढ़ती जा रही है। और आपने देखा है कि दिन में श्रावण महोत्सव में भी 5-6 लाख लोग आगमन हुआ है। और जिस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं उसी रेशो में यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। पीएम मोदी ने 2022 में 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण से महाकाल मंदिर परिसर की शोभा बढ़ी है, तो साथ ही साथ यहाँ धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। चलिए शुरुआत लोकतंत्र के उस उत्सव के साथ करेंगे जिसका जो बिगुल है वो अब भले ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष अपनी खेमेबंदी में लगातार लगा हुआ है, तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। आज बीजेपी अपनी रथ यात्रा शुरू कर रही है जो पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी। इसके जरिए पार्टी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन जो है उसको सबके सामने एक बार पेश करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे पार्टी के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। पिछले कुछ वक्त से ही बीजेपी बहुत एक्टिव हो गई थी और अब वो युद्ध स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बोल चुकी है और इस बात का आगाज कर चुकी है कि इस रणभूमि में उनको जीत का शंखनाद करना होगा। और उसी के साथ ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको लगातार तमाम योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी रोज नजर आते हैं। ऐसे में चाहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनकी बैक टू बैक रैलियां इस बात को बता रही हैं कि अब चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में तमाम तरीके से प्रचार की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये सजी धजी गाड़ियां और तमाम रैलियां आपको अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर समंदर में श्री कृष्ण की साधना की। वो समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारिकाधीश की आराधना की। समंदर में समाई द्वारिका नगरी के दर्शन किए और समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोरपंख भी अर्पित किया। पूजा पाठ के बाद पीएम जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनकी इस आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा। समंदर में पीएम की कृष्ण साधना। नरेंद्र मोदी ने की श्री कृष्ण की आराधना। द्वारिका में स्कूबा डाइविंग। समंदर में डूबी द्वारिका नगरी के किए दर्शन। बदन पर भगवा वस्त्र, कमर में गमछा, हाथ में मोरपंख और दिल में द्वारिकाधीश की आराधना का स्वप्न। कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी ने सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की साधना की, उनकी आराधना की और उनकी उपासना की।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी वो इसी समंदर में डूब गई थी। इसीलिए समंदर के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारिकाधीश की अर्चना की। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। उन्होंने मोर पंख भी अर्पित किया। गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पीएम की कृष्ण साधना को दर्शाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन दिखे। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री ने ओखा को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा पीएम ने सुदर्शन और सुदामा सेतु का निरीक्षण भी किया। द्वारका से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। अब आपको लेकर चलते हैं पुणे, जहां महाराष्ट्र सरकार ने एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का आयोजन कर दिया। इस एक्सपो की शुरुआत शनिवार को की गई। इसमें करीब 465 लघु और मध्यम रक्षा उपकरणों की निर्माता कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसमें डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई 155 mm माउंटेन गन की दुनिया के सामने प्रदर्शनी भी की जाएगी। ये ऐसी फील्ड गन है जो कारगिल जैसे पहाड़ की चोटी हो या फिर थार रेगिस्तान के रण में दुश्मन को ढेर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हैवी व्हीकल पर लगी होने के कारण ये अपनी पोजीशन तुरंत ही बदलने में भी सक्षम है। आने वाले ये पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को परास्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस कार्यक्रम में रक्षा कंपनियां और भारतीय रक्षा बलों और अन्य वैश्विक रक्षा निर्माताओं को अपनी क्षमताओं और उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। वहीं इस एक्सपो में सेना और डीआरडीओ के साथ स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मकसद जाहिर तौर पर यही है, देश में नए नए हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देना और छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाना, ताकि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और पूरी दुनिया के सामने यह संदेश दे सके कि जब बात डिफेंस की आती है, रक्षा की आती है, तो तमाम उपकरण हिंदुस्तान खुद अपनी सरजमी पर न सिर्फ बना सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसकी प्रदर्शनी के साथ ये जाहिर कर सकता है कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से देश में पहली बार एमएसएमई सेक्टर के साथ डिफेंस एक्सपो हो रहा है। इस वक्त हम पुणे में मौजूद हैं, जहां पर 450 से ज्यादा कंपनियां इस डिफेंस एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ गणेश निबे जी हैं जो आयोजक हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार जो ये एमएसएमई सेक्टर के साथ डिफेंस एक्सपो हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है? ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में एमएसएमई डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जितने भी एमएसएमईज हैं उनके लिए ट्राई सर्विसेज ने बड़ी बिग लेवल पे सपोर्ट किया है। डीआरडीओ,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट 100 कंपनीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। 10,000 MSMEs इंटरेक्शन के लिए आ रही है। 450 MSMEs पार्टिसिपेशन किया है फिजिकली यहाँ पे। तो ये MSMEs प्लेटफॉर्म के लिए, देश के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज में MSME करना चाहती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ सीखने मिला, अलग अलग टूल्स इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ देखने मिला, सब कुछ एक्सपीरियंस करने मिला कि कैसे एक्चुअल में यूज़ होता है ये सब। डिफेंस फ्रंट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ सब कुछ अपना कार्ड अच्छे से करते हैं इंडियन आर्मी। ये बहुत अच्छा है, मतलब जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब जो अभी भी बच्चे हैं, मैंने अभी देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे दे आर सो वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस ऑल। ऐसे लगता है कि मिलिट्री में जाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है, ऐसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे। भारतीय सेना को जो आर्टिलरी गन की जरूरत है उसको लेकर कई कंपनियां बात चाहे टाटा की जाए। इस वक्त हम भारत फोर्स की एक 39 कैलिबर की माउंटेड गन आपको दिखा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को आप देखें, पूरी तरह से ऑटोमेटिक माउंटेड ये गन है। 39 किलोमीटर की मारक कैलिबर की और 25 से 30 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। और आने वाले दिनों में अकेले भारतीय सेना को ऐसी बड़ी संख्या में जो अलग अलग तरह की आर्टिलरी गन है उनकी जरूरत है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजित नेगी, पुणे। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में हुई एक दिलचस्प रामलीला का मंचन। इस रामलीला का खास बात ये रही कि कलाकारों ने उर्दू में डायलॉग्स बोले। इससे भी अच्छी बात ये रही कि वहां मौजूद दर्शकों को रामायण की चौपाई और उर्दू के डायलॉग का ये संगम काफी पसंद आया। जिधर देखूं निगाह भर के वहीं भूचाल आता है, मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों सरकशों की खाक में इज्जत मिलाई है। मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई। बहुत शुक्रिया। रावण का किरदार निभा रहे कलाकार ने शेरो शायरी का तड़का लगाया तो देखने वाले खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। कुछ इस अंदाज में दिल्ली के हुमायूं मकबरे के पास सुंदर नर्सरी में रामलीला का मंचन हुआ। वहां 108 साल पुरानी उर्दू में लिखी रामायण के आधार पर कलाकारों ने अभिनय किया। की कथा का कोई अंत नहीं है। लोग इसे अपने अपने तरीकों से सुनते और सुनाते हैं। ऐसे में हम आप पहुंचे एक ऐसी जगह जहां आप रामलीला देखेंगे। रामलीला का मंचन होगा, लेकिन खास बात यह होगी कि अक्सर जब हम रामलीला देखते हैं, रामलीला सुनते हैं, तो वो जो डायलॉग्स होते हैं वो आपने हिंदी में सुने होंगे, लेकिन ये दास्ताने रामायण तो है उर्दू में। मैं जिन भक्तों की खातिर भक्त वत्सल बन के आता हूँ। इस रामलीला में कलाकारों ने हिंदी और उर्दू के डायलॉग बोलकर लोगों को अपना मुरीद बना लिया। उन्हें है नाज मुझ पर और नाज मैं उनके उठाता हूँ। याद रख, जान की उमंग ने जो भी यहाँ आएगा, साफ कहता है इंद्रजीत, जीवित बच के नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा हम हर साल दशहरे के मौके पर देखते हैं। मतलब राम लक्ष्मण का वनगमन, माता सीता हरण और लंका दहन। लेकिन इसमें भी कुछ अलग है तो वो कलाकारों को उर्दू में डायलॉग बोलते देखना। इस खास रामलीला में कलाकारों ने अपने जानदार अभिनय के साथ तहजीब और नजाकत की मिसाल पेश की, जिसे लोगों ने खूब सराहा। की राह में आंखें बिछाता हूँ, वो मेरी ओर आते हैं, मैं उनकी ओर जाता हूँ। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुमने अवश्य ही कायरता का पक्ष लिया है। भाई की रक्षा के बजाय अपनी रक्षा का इरादा किया है। कहां है दिल में तेरे
तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने की है मीठी ज़बान। जम्मू कश्मीर से पंजाब तक एक मालगाड़ी पटरी पर ऐसी दौड़ी कि वो देश भर में सुर्खियां लगातार बटोर रही है। इस हैरतअंगेज करने वाली घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस मामले को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। क्या कोई आम ट्रेन बिना ड्राइवर के दौड़ सकती है? हाईटेक ट्रेनों के साथ तो ऐसा संभव होता है, लेकिन आम ट्रेनों में क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब इस मालगाड़ी ने दिया और इसका उत्तर है हाँ, यानी बिना ड्राइवर के भी ऐसी मालगाड़ी दौड़ सकती है। हालांकि ऐसा होने से घंटों रेलवे कर्मचारियों के हाथ पांव फूले रहे। दरअसल ये मामला रविवार सुबह करीब 7 बजे का है, जब जम्मू से कठुआ स्टेशन से क्रशर से भारी ये मालगाड़ी अचानक पंजाब के होशियारपुर की ओर तेजी से भागने लगी। उस वक्त 14,806 नंबर की इस मालगाड़ी में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। इस घटना की खबर मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। फिर कर्मचारियों ने इसे बाकी स्टेशनों पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ढलान वाले रास्ते की वजह से इसने और रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद मालगाड़ी के पहिए कठुआ से लगभग 70 किलोमीटर दूर पंजाब के होशियारपुर जिले के ऊंची बस्ती में जाकर थमे। अब रेलवे इस मामले की जांच कर रहा है। ऊंची बस्ती एक स्टेशन पड़ता है जी पठानकोट के आगे, तो लगभग 60-70 किलोमीटर तक है। ये गाड़ी अपने आप ही रुक गई है, अपने आप रुक गई। जैसे ही एक अपग्रेडेंट आया सेक्शन में, ये गाड़ी अपने आप रुक गई है। किसी प्रकार कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यालय द्वारा एक उच्च स्तर की जांच कमेटी बिठा दी गई है। इस घटना के बाद जहां मालगाड़ी थमी, वहां रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक पर लकड़ी के ब्लॉक रख दिए ताकि ये मालगाड़ी 1 इंच भी न खिसके। हालांकि अब ये खड़ी मालगाड़ी लोगों के लिए शो पीस बन चुकी है। ऐसे में लोग वहां आकर तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आए। सुनील लाखा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।